हेलो गाइस, दिस इज़ पवन वर्मा और मैं यहाँ पे एसएससी जीडी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन सितंबर में आया हुआ था और उसकी फॉर्म फिलिंग की टाइमिंग चल रही है। तो एसएससी जीडी की बात अगर करी जाए तो किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाया जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि भाई क्वेश्चन कैसा आया हुआ था। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर लगाना है। लास्ट ईयर जैसे 2022 में वैकेंसी जब आई थी तो उसका 10 जनवरी 2023 से वो पेपर स्टार्ट हुई थी। जैसे कि ये फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। टोटल 72 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। तो 72 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। तो मैं हर एक शिफ्ट के जो मैथ्स के जो पेपर थे, मैथ्स का जो पार्ट था उसको डिस्कस करूँगा यहाँ पे। और थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं जीडी के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि भाई जीडी को कैसे कौन अप्लाई कर सकता है, नहीं अप्लाई कर सकता है, या फिर क्या एलिजिबिलिटी है, कैसा है, नहीं है। तो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ पहले। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि ये वैकेंसी जब आई थी, ये आई थी 24 नवंबर से इसकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी थी। तो 24 नवंबर से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये 28 दिसंबर तक है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 ईयर से लेके 23 ईयर तक के जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम जब कब होने वाली है तो इसकी एग्ज़ाम होगी मार्च में होगी। वहाँ पे नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये दिया गया हुआ है फरवरी मार्च 2024 में इसकी पेपर होने वाली है। फाइन। और जो भी 10th क्लास क्वालिफाइड है वो अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास जो क्वालिफाइड है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें और क्या होता है, मतलब सर क्वेश्चन मेरे को पूछा गया कि सर इसमें कैसे कैसे जॉब्स होते हैं, क्या होते हैं। तो मैं पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, है ना। सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी। और इसमें आपके जो पेपर होंगे वो 4 सेक्शन में होते हैं। एक सेकंड। आपके जो पेपर होते हैं वो 4 सेक्शन में होते हैं। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस, जैसे रीजनिंग रहेगी, मैथ्स रहेगी, उसके बाद जीएस का एक पार्ट रहेगा, जनरल नॉलेज वगैरह वगैरह, जनरल नॉलेज की पार्ट रहेगी, जीएस की पार्ट। और एक रहेगी इंग्लिश या तो हिंदी, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या तो हिंदी। क्वेश्चन कितने रहेंगे तो क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन ईच सेक्शन। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाता है, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन का अगर पेपर है तो आपका 160 नंबर का होता है ये पेपर। 160 मार्क्स का। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 आवर का। अब इस एग्ज़ाम में आपको पोस्ट क्या क्या मिलते हैं, ये डाउट रहता है बहुत सारे लोगों का कि भाई ये डाउट कि एग्ज़ाम में पोस्ट क्या क्या होता है। तो आपको बीएसएफ, जीडी कांस्टेबल, इसमें एक क्या क्या पोस्ट होता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। कि जैसे कि जीडी कांस्टेबल, बीएसएफ, फिर आईटीबीपी, बॉर्डर पुलिस, इंडिया टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ बीएसएफ, आईटीबीपी, कांस्टेबल इन सीआईएसएफ, उसके बाद एसएसबी, सीमा फोर्स, देन सीआरपीएफ और असम राइफल, एसएसएफ, असम राइफल एंड एसएसएफ। तो ये होते हैं इसके पोस्ट। तो जो भी 10th क्लास क्वालिफाई किए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 23 के बीच के जो भी हैं। फाइन। तो ये मोटा मोटा एक इन्फॉर्मेशन है कि जीडी कौन दे सकता है, पेपर कैसा होता है। एक ही पेपर होती है, हाँ। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ्स 20 क्वेश्चन, तो एक ही पेपर होता है। तो अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जहाँ से आप आर्मी में इंटर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप अगर एलिजिबल है तो आप पेपर दीजिए। मैं कहता हूँ पेपर दीजिए, देखिए पैटर्न देखिए। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ना करना वो बात की बात है। तो बहुत सारे लोग हैं जो
CGL टारगेट करते हैं, तो आप इस पेपर को दीजिए और एक्सपीरियंस लीजिए कि पेपर कैसा होता है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि शिफ्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ऐसे सीक्वेंस में हम सारे जितने भी 72 शिफ्ट हुए थे प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में, वो सारे शिफ्ट को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सफल किया हुआ है, तो जो भी क्वेश्चंस है पहले मैं अरिथमेटिक का पार्ट को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, फिर एडवांस का पार्ट को भी आऊँगा लेकर। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 40 एंड 50। 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद से कटते हो, मतलब किसी से भी डिविजिबल नहीं, उसका कोई फैक्टर नहीं होता है। तो बोल रहा है 40 से लेके 50 तक में कितने सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो आप ऐसे देखो तो 40 के 50 के बीच में 41 एक प्राइम नंबर हो गया, 43 एक प्राइम नंबर हो गया, 42, 45, 47 एक प्राइम नंबर हो गया, राइट। उसके बाद 49 आता है 7 के टेबल में, 48। तो ये 3 नंबर ऐसे हो गए हैं जो प्राइम नंबर हो गए 40 से 50 के बीच में, राइट। 3 ऐसे नंबर हो गए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन ये था। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके के सवाल आपके जीडी में देखने को मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो कि कह रहा है कि 5 बेल स्टार्टेड कमेंसिंग टुगेदर एट 9 AM। हाँ, 5 घंटियाँ हैं जो सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। 9 बजे सुबह एक साथ बजती है, फाइन। उसके बाद दे रैंग एट अ इंटरवल ऑफ 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 45 सेकेंड। 5 घंटियाँ हैं तो उसके इंटरवल है, मतलब कितने देर के बाद वो बजती है। तो एक घंटी है जो 12-12 सेकेंड के बाद बजती है, दूसरी एक घंटी है जो 18-18 सेकेंड के बाद बजती है, तीसरी एक घंटी है जो 24 सेकेंड्स के बाद बजता है, और एक 36 और एक 45। तो पूछ रहा है एट व्हाट टाइम डू द बेल रिंग टुगेदर अगेन, कितने बजे वापस वो एक साथ बजेगी। 9 बजे बज चुकी थी, 9 बजे बजी थी, और कितने देर के बाद वो दोबारा एक साथ बजेगी। तो मेरे पास जो इंटरवल दिया हुआ है 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, आपको क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकाल देना होगा। 12, 18 जो भी हमारे पास नंबर है ना, 12, 18, देन 24, 36, 45, इनके एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकलेगा तो ऐसा नंबर आएगा जो इन सबसे कॉमन डिविजिबल होगा। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे बड़ी अगर नंबर को देखो तो 45 को अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 5, फाइन। 9 × 5, 45, ठीक है। 9 का मतलब क्या होगा? तो 3 × 3, ओके। तो 3 × 12, 3, इसको अगर देखा तो 9 × 4, एक नंबर आ गया यहाँ पे 4, हाँ 4 के टेबल में, देन 2 के टेबल में, यस देखो 4 and 2, 8, 40 and 360, यस कनेक्ट। एलसीएम मैंने निकाल दिया। क्या किया कि मैंने फैक्टर देख लिया। 45 का क्या किया मैंने, 9 और 5 दो नंबर थे जो 9 और 5 इसमें आते थे, ठीक है, ठीक है। अब 36 की अगर देखा जाए तो 9 × 4 होता है, 9 × 4 होता है। तो 9 कॉमन है, 9 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ था, 4 को भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर देखो तो 4 × 6, 4 तो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, 4 × 6, ओके। इसको भी अगर देखें तो 9 × 2, और इसको भी अगर देखें तो 4 × 3। तो 6 यहाँ पे देखो 9 कॉमन था, लिख दिया। 5 एक कॉमन है, लिख दिया, ठीक है। 4 कॉमन है, लिख दिया, ठीक है। और 3 की बात करें, 3 × 2, यहाँ पे 3 × 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 इसमें ऑलरेडी है 9 में, और 2 एक रह गया था तो 2 भी हमने लिख दिया। तो मेरे पास रह गया ये जो आ गया, ये इसका एलसीएम आ गई। तो कितनी आ गई? तो 9 × 5, 45, 45 4 टाइम्स इज 180, 180 2 तो 360। यानी कि मुझे पता चला कि जो घंटी है वो 360 सेकेंड के बाद वापस से सब एक साथ बजेंगे। 360 सेकेंड के बाद, राइट। तो 360 सेकेंड होते कितने हैं? तो 360 60 से अगर डिवाइड करोगे तो 6 मिनट होता है, राइट। इसका मतलब क्या आ गया? 6 मिनट, आफ्टर 6 मिनट इट विल रैंक टुगेदर अगेन।
तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, तो 9 बजे बजी थी तो कितने बजे बजेगी फिर वापस से, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये एलसीएम निकालने का तरीका शायद आपको नया लगाओ, तो मैंने क्या किया भाई, कॉमन चीज़ें निकाली हुई है इन सब चीज़ों में, इन सब में कॉमन चीज़ें क्या है वो निकाला। और जैसे 9 में मेरे को 3 3 दिख रहा है तो 3 3 निकल गया। 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा था, 6 इंटू 2, 2 को एक्स्ट्रा लिखा मैंने क्योंकि 2 यहाँ पे 4 4 है, 5 5 है, 5 एक जगह था 5 लिख दिया। तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया। तो दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन। आता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्पेंड्स 45% ऑफ सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 5% ऑफ सैलरी ऑन ओल्ड एज होम्स। ओके, 45% सैलरी स्पेंड कर देता है फूड पे एंड 5% डोनेट कर देता है। ही स्पेंड्स 28,500 ऑन फूड एंड ओल्ड एज, देन व्हाट इज विल बी द सैलरी ऑफ ए। ओके ओके, तो सैलरी ऑफ ए की सैलरी बतानी है। देखो खर्च कितना कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि सैलरी उसकी है कितनी, सैलरी को अगर देखी जाए तो कितनी होगी, तो मैं कह रहा सैलरी उसकी होगी 100%। फाइन, और 100% में अगर देखें तो वो खर्च कितना कर रहा है, तो 100% में वो खर्च कितना कर रहा है, तो 100% अगर मेरी सैलरी है उसमें से 45% प्लस 5% यानी कि 50% वो फूडिंग एंड ओल्ड एज होम में दे देता है, डोनेट कर देता है। तो बचेगा कितना, 50%। तो यहाँ पे कह रहा है कि ही स्पेंड 28,500 यानी कि 50% खर्च कर रहा है, तो 50% तो बचेगा उसके पास। तो 28,500 उसकी रिमेनिंग सैलरी हो गई जो उसके पास बच गई। तो 100% निकालनी है, टोटल सैलरी कितनी होगी, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 28 डबल इज़ 56 एंड 57,000 उसकी सैलरी हो जाएगी टोटल 57,000। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे। राइट, ये सारे क्वेश्चन आए हुए सवाल हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन अलग से नहीं लिया मैंने। जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आए हुए सवाल हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। कहता है द इनकम ऑफ पर्सन इज 95,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 75,000। If his income is increased by 18% and expenditure increased by 12%, then what will be the percentage increase in his saving? सेविंग में कितने % का इंक्रीज होगा? तो सिंपल सा सवाल है। देखो इनकम है, मैं लिख रहा इनकम है कितना 95,000, तो एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, तो एक्सपेंसेस है 75,000। फाइन, अगर इसी में से आप देखोगे तो सेविंग कितनी हो जाएगी, तो सेविंग आप अगर चेक करोगे तो सेविंग भी आ जाएगी। तो मैं कह रहा सेविंग आ जाएगी कितनी, 20,000, है ना। अगर मैं इसका रेशियो निकाल के सॉल्व करूं तो बेस्ट होगा। रेशियो निकाल लेता हूं कि भाई 3 3 0 तो तीनों से कट गए, 3 3 0 तो 0, 5 से काट दूं तो 5 से काट दूं तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4। 19 अगर इसका इनकम था तो उसमें से 15 वो खर्च कर रहा है, राइट। 19 अगर उसका इनकम था तो उसमें से 15 खर्च कर रहा है और 4 बच रहा है। अब कहता है कि उसकी इनकम जो थी वो 18% से इंक्रीज़ कर गई, उसकी जो इनकम है वो 18% से इंक्रीज़ कर गई एंड हिज एक्सपेंडिचर इज़ ऑल्सो इंक्रीज बाई 12%। उसका एक्सपेंडिचर भी 12% से बढ़ गया। तो मुझे बताना है कि उसकी सेविंग में कितने % का इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। तो 18% और ये करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, 18% अगर निकालने जाए तो इस तरह से दिक्कत होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों में दो सब में दो जीरो फिक्स कर देता हूँ ताकि परसेंटेज का डबल ज़ीरो जो है ना वो कट जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारा, है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं अगर देखूँ तो 18 × 19 कितना होगा, तो 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 18 इज़ 342, यानी कि 1900 का 18% अगर निकाला है 342। उसका इनकम जो बढ़ा वो 342 से बढ़ गया। ओके, 15 × 12 कितना हो जाएगा, तो 150 और 30 यानी कि 180। उसके उसका एक्सपेंडिचर अगर 1500 था, 1900 अगर इनकम थी, 1500 उसका एक्सपेंडिचर था, तो 1500 में 12% अगर बढ़ाऊंगा तो 180 रुपये बढ़ेगी, ठीक है। ओके, तो 342 में से 182 अगर वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है, 342 उसका इनकम जो 342 बढ़ा था
उसमें से 180 इंक्रीज़ हुई थी एक्सपेंडिचर, तो 180 को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो कितना बचेगा, तो दैट इज़ 120 एंड 162, राइट 162। अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, 342 माइनस 180 दैट इज़ 120 प्लस 42 162, तो उसकी सेविंग जो है 400 से बढ़कर 400 से कितना बढ़ जाएगा, 162 बढ़ जाएगा, मतलब 562 हो जाएगा। अब तो कितना परसेंट बढ़ा, तो मैं अगर 400 से कंपेयर करने जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 162 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 400, और 400 में से 00 तो कट जाएगा परसेंटेज निकाला जाए तो 40 4 टाइम्स 40.5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये परसेंटेज हमने कैलकुलेशन किया तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, दिस इज़ आवर आंसर। फाइन, तो इस तरीके से आप इस सवाल को देखो, कैलकुलेशन अगर इसी पे करने जाओगे ना तो बहुत लेंदी थोड़ा हो जाएगा, और थोड़ा मैं जो जिस तरीके से कर रहा हूँ उसमें भी कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, बट कैलकुलेशन डूएबल है, मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हो। 18 इंटू 19, 12 इंटू 15, राइट। 162 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 400, तो मैं 162 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया डायरेक्टली, तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन डी आ गया। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो, द पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इन अ सिटी हैज़ बिन ग्रोइंग 3% ईयरली, 3% ईयरली बढ़ता है बियर, भालू का पॉपुलेशन, है ना। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ बियर इन द सिटी इज 21,218, यदि भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है, तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 years अगो, 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन क्या थी, तो 3% से बढ़ रही है, राइट, 3% से बढ़ रही है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी पॉपुलेशन थी 2 साल पहले उसको हम मान लेते हैं कि x थी, अब 3% अगर बढ़ेगी तो ये 103% हो जाएगा, आप खुद का, है ना, 103% हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, फिर 3% बढ़ जाएगा, तो फिर से क्या होगा, 103% हो जाएगा, और 2 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन दी गई है 21,218, ये पॉपुलेशन गिवन है। तो मुझे बतानी है कि भाई x की वैल्यू, यही चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसको अगर कैलकुलेट 103 को अगर आप 103 को अगर स्क्वायर निकालते हो, 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर अगर देखते हो तो क्या होगा, 10609, राइट, 10,609। अब अगर ये नंबर को देखा जाए तो 609 का डबल कितना होता है, 609 का डबल होता है 1218, और इसका डबल कितना हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा 10,000 10,000 20,000, यानी कि ये 2 बार में कट जाएगा। अगर इसको कैंसिल नहीं भी करते हो, ऑप्शन से अगर जाना चाहते हो, तो मेरे को देखो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं कटने वाला था। अगर आप ऑप्शन से भी जाएंगे ना तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं कटने वाली थी, तो कोई भी जीरो नहीं कटने वाली थी, तो 4 जीरो है, तो 4 जीरो ऑप्शन में कहीं दिख रही है, यहाँ पे 3 जीरो तो ये ऑप्शन चला गया, यहाँ पे 2 जीरो तो ये ऑप्शन भी चला गया, यहाँ पे 3 जीरो तो ये भी ऑप्शन चला गया, यहाँ पे 4 जीरो है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे आप देखोगे तो 103 इससे 2 बार में ये कट रही थी। 103 को जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका 2 टाइम्स आता है, 21218, और 0000 यहाँ आके शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 20,000, इस तरीके से। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि 20-20 क्वेश्चन करके सेट बनानी है, तो इसलिए अगर समझ नहीं आई, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आती है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन नंबर समझ नहीं आया, मैं वापस से किसी दूसरे वीडियो में उस क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करूँगा, ठीक है। आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यहाँ पे, मोहन सेलिंग अ टेबल एट रुपीज़ 2832 2832 2832 पे एक टेबल सेल करता है, यानी कि सेलिंग प्राइस गिवन है, राइट। इफ़ हिज प्रॉफिट इज 18% देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। कितना सिंपल सवाल है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है, प्रॉफिट गिवन है यानी कि 118% का वैल्यू गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा प्रोसेस है ना।
तो मैं ये कहता हूँ कि चलो कॉस्ट प्राइस 18% को भी अगर आप देखो, 18% को आप ऐसे भी सॉल्व करो। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, जो तरीके मैं बोल रहा था वो, और जो जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ वो, दोनों तरीके बताता हूँ। कि 18% को अगर देखा जाए तो उसको लिख सकते हैं कैसे, 9/50। तो इसमें मैं ये क्या कह सकता हूँ कि भाई अगर कॉस्ट प्राइस 50 है तो प्रॉफिट होगी 9 यूनिट की, और सेलिंग प्राइस हो जाएगी 59 यूनिट, और सेलिंग प्राइस इज़ गिवन। तो सेलिंग प्राइस गिवन है, तो मैं कह रहा कि सेलिंग प्राइस अगर पता है हमें, तो मुझे 59 यूनिट की वैल्यू पता है 2832, तो मुझे 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सिंपल। तो 59 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। अब 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। तो 59 से काट सकते हैं। 59 के टेबल से अगर देखा जाए तो 60 को पकड़ लेते हैं, 60 पकड़ लो या 50 पकड़ के सॉल्व कर सकते हो। तो मैं कहता कि 60 पकड़ के सॉल्व करता हूँ तो 64 टाइम्स कितना, 240, यानी कि ये 4 बार जाएगा, राइट, 4 बार जाएगा 240, यानी कि 236 होगा। 236 क्योंकि एक कम है, 236 में 4 इसमें जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, 47, 472, तो यानी कि ये 488 टाइम्स और जाएगा, 8 टाइम्स और जाएगा। ये आप कैलकुलेशन करके देखना। 48 इंटू 50, तो 48 इंटू 50 विल बी लाइक 2400, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। 2400 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, यानी कि ऑप्शन डी। इसको आप अगर देखते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि 118% की वैल्यू पता है। डायरेक्टली आप ऐसे भी कह सकते थे 2832। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट इतना सा सिर्फ करते तो भी हो जाता। तो मैं कह रहा कि 2832 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100। 118 से अगर मैं कैंसिल करूं तो दिस इज 75, 65, 165 बचेगी, 1652 नहीं, मैं कैंसिल करके इक्वेशन वही आएगी। अगर इसको कैलकुलेशन करूं 2832, तो इसको अगर कैलकुलेशन करूँ तो ये 59 आएगी, ये 50 ही आएगी, तो इक्वेशन वही आएगा। एंड दिस विल बी लाइक 48 टाइम्स, तो 48 इंटू 50, 2400 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन फास्ट करनी ही पड़ेगी। आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 40%, 40% का डिस्काउंट देता है ऑन हिज आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच कॉस्ट प्राइस डज शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल हुज मार्क प्राइस वॉज ₹2400। MRP गिवन है तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालनी है। देखो, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं एक फॉर्मेट लेके चलता हूँ इस तरीके से कि कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, MRP है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो कॉस्ट प्राइस मेरे को पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है। कॉस्ट प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट 100% होती है, ये बातें क्लियर करके रख लीजिए आप। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है 20% का, प्रॉफिट कर रहा है 20% का। और डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे 40% का, ठीक है। और MRP बताया गया है कि हुज मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस इज 2400 रुपये, 2400 रुपये है। आपको बताना है इसकी वैल्यू, आपको बताना है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। फाइन, तो आप 2400 में 40%, यानी कि 2400 का 10% अगर देखा जाए तो 2400 का 10% होगा 240, 10% कितना होगा 240, और 40% कितना होगा तो 24 का 4 टाइम्स, यानी कि 960, 40% कितना हो जाएगा 960। तो 960 डिस्काउंट देंगे हम इस पर, तो 960 डिस्काउंट देंगे तो मैं डायरेक्टली 1000 अगर ऑफ करूँ तो 1400 और 40 जोड़ दूंगा क्योंकि 960 ही, तो 1440 में मैंने सेल किया, यहाँ पे आया 1440। और 1440 में जब सेल किया तो वहाँ पे प्रॉफिट हुई थी 20% की, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर 100% होता है
और 20% की प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये जो है ये 120% के बराबर है। तो ये 120% के बराबर है, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ डायरेक्टली कि 1440 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, दैट्स इट। तो इसको 0 0 कैंसिल, ये 12 टाइम्स 12 इंटू 00, तो 1200 हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लिया। फाइन। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं जीडी में, और आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कितने शॉर्टकट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कितने आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें आप देख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ। वापस से देखो क्या कहता है यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस का 2-3 सवाल है, देख लिया मैंने, तीसरा सवाल है ये प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, अ डीलर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ₹72,000, 72,000 रुपये पे 20% का डिस्काउंट देता है, और इनक्योर्ड अ लॉस ऑफ 10%, 10% उसे नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। तो व्हाट डिस्काउंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस सो ही गेन 440 रुपीज़, कितना परसेंट का डिस्काउंट देगा ताकि उसे 440 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी। तो जिस फॉर्मेट में मैंने अभी अभी सॉल्व किया था उसी फॉर्मेट में इसको भी रखता हूँ कि भाई एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, और एक होता है एमआरपी। तो एमआरपी दिया हुआ है कितना, 72,000 रुपये। हाँ, पहले हम डिस्काउंट देते हैं, मान लीजिए पहले की बात करें तो पहले हम डिस्काउंट दे रहे थे 20% की, पहले हम डिस्काउंट दे रहे थे 20% की। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 20%, 10% हो जाएगा 7,200, तो 20% की बात होगी तो 14,400, यानी कि 14,400 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 14,000 इसमें से माइनस करें तो 6858, यानी कि 57,600, मैंने 14,400 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ पे 10% की लॉस हो जा रही थी, इस जगह पे एमआरपी पे जब 20% का डिस्काउंट देकर सेल कर दिए तो यहाँ पे लॉस हो जा रही है 10% की, यानी कि कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो है ये 90% है। कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ये 90% है, मतलब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है। फाइन, तो ये 90% है, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस पता करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो मैं कह रहा कि कॉस्ट प्राइस पता करना है, तो ये 90% है, तो इसको 100% बना लेते हैं, 100/90 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 से कटेगी 5436, बिल्कुल कट जाएगी, 1 0 1 0 यहाँ काट लेता हूँ, 9 से काटता हूँ, 54 6 टाइम्स, 36 4 टाइम्स, 64,000, यानी कि 64,000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 64,000 रुपीज़। अब कहता है कि अगर उसको 440 की प्रॉफिट करनी है, अगर उसको 440 की प्रॉफिट करनी है तो कितना परसेंट का डिस्काउंट देगा। तो मैं कह रहा कि 440 की प्रॉफिट करनी है तो 64,000 का सामान, वापस से बात करता हूँ यहीं पे कि सीपी अगर 64,000 है और प्रॉफिट 440 की करनी है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 64,440, और हमें पता है कि एमआरपी कितनी है, तो एमआरपी है 72,000, हमें तो ये पता ही है। तो बताइए कितना का डिस्काउंट दिया यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दिया, तो ये डिस्काउंट लगभग कितने का हो गया, तो मैं देखता हूँ 2 5 7,560 रुपये की, मतलब डिस्काउंट जो यहाँ दिया गया 7,560 रुपीज़ की दी गई। आप एक बार इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखोगे, ठीक है, मैंने सही किया नहीं किया, एक बार आप सब्सट्रैक्ट करके देखोगे, जैसे कि 7,065 और 560, करेक्ट। तो दिस इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 72,000, आपको ये पता करना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 75 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 7560 डिवाइडेड बाई 72,000, और 100 से जब हम इसको करते हैं तो 3 0 तो ऐसे ही कट जाएगा, 72 से इसको कैंसिल करते हैं तो 72 10 टाइम्स तो होगा ही होगा, और 10 पॉइंट समथिंग होगा, 72 10.5% आराम से आ रहा है, वो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। फाइन, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता, कुछ क्वेश्चंस देखो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। परसेंटेज के ऊपर ये सवाल है, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके, दिव्या बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000, 3,50,000 में एक कार खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर 4,35,000। व्हाट इज़ हर प्रॉफिट परसेंटेज। फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का ऊपर सवाल है। 3.5 लाख की खरीदी और 4,35,000 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट किया। डायरेक्टली यहाँ पे देखो तो कितने का प्रॉफिट किया, तो मैं कहता 85,000 का प्रॉफिट किया। 85,000 का प्रॉफिट किया किस पे, तो 3,50,000 पे। बस ये करना था हमें, ये परसेंटेज निकालनी है। 3,50,000 का कितना परसेंट है वो, तो मैं यहाँ से जीरो कितने काट दूँ, 1 2 3 4 जीरो, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 उड़ गए। 35 से इसको कैसे करें, तो ये 7 टाइम्स और इसको करें तो 170 और 7 से इसको कैंसिल करें तो दिस इज़ लाइक 7 से कैंसिल कर देते हैं। दिस इज 2 टाइम 20 14 3 0 4 टाइम्स एंड अगेन 2 बचा तो 2 टाइम्स 24.3 ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। बस इतना सही करता था। पिछले क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा टाइम लगा तो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर सेट होता है, राइट। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इन हाउ मच टाइम इन ईयर्स, कितने टाइम में, इन हाउ मच टाइम वुड ₹80,000 अमाउंट्स टू ₹1,17,128 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली के हिसाब से 80,000 रुपये जो है 1,17,128 रुपये बनेगी 10। तो कितने टाइम में बनेगी, मतलब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 80,000, ठीक है। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 1,17,128 और रेट की बात करी जाए तो रेट है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, राइट। इसका मतलब मैंने आपको पता भी होगा, मैंने कई बार बताया भी है कि इसका मतलब क्या होता है कि 1/10 मतलब प्रिंसिपल अगर 10 है तो इंटरेस्ट 1 का है, यानी कि अमाउंट बनेगा 11 का। फाइन, अमाउंट बनेगा 11 का। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो इन दोनों में भी देखो कि कुछ कैंसिल होता है, रेशियो में कुछ कैंसिल होता है, तो काट दो। तो मैं अगर देखूँ तो 8 से ये लास्ट की 3 डिजिट कट रहे हैं, 128 128, आखिरी के 3 डिजिट 8 से कट रहा है, इसका मतलब वो 8 से कटेगा, यानी कि 8 से काट दिया जाए तो 1 4 टाइम 0 और 8 से इसको काटा जाए तो 1, दैट इज 37 मतलब 32 आएगा 4 टाइम्स, 51 आ जाएगा 6 टाइम्स, 32 आ जाएगा 4 एंड 1 टाइम, यानी कि इससे कट गया 14 6 4 1 1 4 6 4 1। अब देखो कि अब तो नहीं कटेगी, है ना। अभी वैल्यू क्या है 1 4 टाइम 0, अभी वैल्यू क्या है 4 टाइम 0 1 1 2 3 4 और वैल्यू है 1 4 6 4 1 4। अब देखो कि 10 का कितना पावर लगाओगे जो ये आएगा, सिंपल सी बात। तो 10 के कितने पावर लगा दूँ, तो मैं कह रहा हूँ 10 के पावर पे 4 लगा देता हूँ। तो 10 के पावर पे 4 लगाऊंगा, यानी कि 4 टाइम्स जब करोगे 10 × 10 × 10 × 10 तो ये आएगा वैल्यू। और 11 की पावर पे अगर ये मतलब ये लगाएंगे तो क्या आएगा, तो मैं अगर देखूँ 11 के पावर पे अगर 4 लगाऊँ, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 11 × 11 × 11 करके मेरे को ये आना चाहिए वैल्यू, और ये आएगा भी। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर हो गया 121, इन दोनों का स्क्वायर हो गया 121, और 121 का स्क्वायर निकालोगे तो भाई 121 में 21 ऐड कर दो तो कितना हो गया 142, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, यानी कि 14641 आएगा ही आएगा। यानी कि आपको पता चला कि 4 सालों में 4 पावर पे 4 है ना, तो 4 सालों में आपका जो पैसा था 80,000 रुपये वो बन गया, कितना बन गया, वो बन गया 1,17,128, ठीक है। तो ये इस सवाल का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू √6 √8 एंड √21। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, मतलब
मतलब ऐसा है कि √6 इज़ टू √8 इज़ प्रोपोर्शनल टू √21 इज़ टू √x, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको बताना है। ठीक है, तो ये अगर देखो तो अब रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की बात होती है तो कहता है क्या, a इंटू डी एंड दिस इंटू दिस, ये होता है राइट। मल्टीप्लिकेशन अगर देखो, मान लीजिए कि ये होता है a इज़ टू बी और रहता है प्रोपोर्शनल टू, मैं कह रहा यहाँ पे c इज़ टू डी, तो इसको आप कैसे लिखते हो, a बाई बी, c बाई डी। अब इस तरीके से समझा रहा हूँ, a इंटू डी और c इंटू बी, यानी कि ये बी सी एंड ये ए डी। तो आपको ये सॉल्व करना है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है तो √6 नीचे आ जाएगी। डायरेक्ट सॉल्व करके देख रहा, √8 इंटू √21, ये डायरेक्टली आ गया। कैसे आ गया डायरेक्टली, अब नहीं समझ आई तो मैं पूरी बात को लिख लेता हूँ। जिस तरीके से मैंने ये इक्वेशन को लिखा था उसी तरीके से लिखता हूँ। तो मैं कह रहा कि √6 बाई √8 इज इक्वल टू √21 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू √6 को नीचे ले आता हूँ, 21 इंटू √8 बाई √6, दैट्स इट। अब इसको अगर ब्रेक करा जाए, इसको अगर देखा जाए तो ये कितना होगा, तो √7 इंटू √3 इंटू √4 इंटू √2 और इसको अगर लिखे तो √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, है ना। तो 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, √4 का मतलब होता है 2, यानी कि 2√7 हमारा आंसर हो जाएगा। 2√7 ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि एक्स बॉट 40 पेंसिल फॉर ₹180, 40 पेंसिल खरीदता है 180 रुपये में, एंड बॉट 2 डजन ऑफ पेन फॉर ₹180, 2 दर्जन, यानी कि 2 डजन मतलब कितना हो गया, 24 पेन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। बड़ा इजी सवाल। मेरे को पता है कि पेंसिल और पेन का प्राइस का डिफरेंस पता करना है। तो पहली बात है पेंसिल की, तो पेंसिल की बात कर लेते हैं। हमें पता है 180 रुपये में हम 40 पेंसिल खरीद रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 4.5, 4 टाइम्स 16 और उसका हाफ। और पेन की अगर बात करी जाए तो पेन 180 पेन खरीदा, 180 रुपये में खरीदा था, कितना पेन, 24। फाइन, तो मैं अगर इसको 12 से काट दूँ, 12 के टेबल में 2 टाइम्स, 12 के टेबल में 1 एंड 5, 15 बाई 2 यानी कि 7.5, तो इसका डिफरेंस कितना आया, 3.5 रुपये का। तो हमें 3.5 रुपये हमारा आंसर होता है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। फाइन फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, if 5x minus 2y is to x minus 2y is equal to 9 by 17, then find the value of 9x by 13y. मुझे दिया हुआ है 5x minus 2y, ठीक है, डिवाइडेड बाई x minus 2y, दो चीज़ें हैं, इज इक्वल टू 9 बाई 17। तो मुझे बताना है 9x बाई 13 का। तो कैलकुलेशन करो, एक्स वाई की वैल्यू करो, कैलकुलेशन करते हैं। 17 इंटू 5 इज़ 85x माइनस 34y इज इक्वल टू 9x माइनस 18y। ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 76x, और ये इधर जाके माइनस होगा तो बचेगा कितना, 12 और 4 16, 16y। तो मेरे को x बाई वाई कितना आया, दैट इज 16 बाई 76, 16 बाई 76 x बाई वाई की वैल्यू है। मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है 9x बाई 13y। तो मैं इसी में 9 बाई 13 अगर मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो यहाँ भी 9 बाई 13 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये वैल्यू हमें बतानी है। तो ये वैल्यू कटेगी तो नहीं, 4 से काट देते हैं, 4 से काटते हैं, दिस इज़ 4 टाइम्स, 4 से काटते हैं, दिस इज़ 19 टाइम्स। 4 इंटू 9 इज़ 36, और 36, 19 इंटू 13, 36 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है जो 36 है, ऑप्शन डी। वैसे 19 इंटू 13 करना है तो 190 और 57 यानी कि 247, ये आपका आंसर हो जाता है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि पर्सन राइड्स बाईसाइकिल ऑन 4 डिफरेंट वेज टू रीच द डेस्टिनेशन। 4 अलग अलग तरीके से राइड करता है और डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताइए। अलग अलग डेस्टिनेशन है, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसे करके डेस्टिनेशन है। फाइन, तो मेरे को बताइए कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है ड्यूरिंग द होल जर्नी। एवरेज स्पीड क्या है भाई? स्पीड पता है, टाइम डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकाला जा सकता है क्या? टाइम निकाल सकते हैं। तो मैं कह रहा कि डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा टाइम होता है। डिस्टेंस बाय स्पीड जो होता है वो टाइम होता है। तो डिस्टेंस है 20, स्पीड है 5, तो 20/5 यानी कि कितना? 4 घंटे। और 15/3 यानी कि 5 आवर्स। 10/2 मतलब 5 आवर्स। 24/4 यानी कि 6। मैंने डिस्टेंस बाय स्पीड सबका कर दिया। फाइन, सबका डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिया। अब अगर देखें तो मेरे को एवरेज स्पीड निकालने की बात जब आती है तो मुझे पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो इसको ऐड कर लेते हैं। 20 + 10 30, 30 45, 45 + 20 इज 65, 69। तो टोटल डिस्टेंस इज 69। टोटल टाइम इज 10 10 20। तो अगर मैं इसको दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 2 से डिवाइड ही कर दूँ तो 3.45, 345 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 3.45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि ए कैन पेंट अ पेंटिंग इन 12 डेज। एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है। बी कैन पेंट द सेम पेंटिंग इन 8 डेज एंड सी कैन पेंट द सेम पेंटिंग इन 10 डेज। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ डेज in which the painting can be painted by A if he is accompanied by both B and C together on alternate days and A starts the painting on the first day alone। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पहले छोटी छोटी बातें लिख लेता हूँ। कहता है कि A जो है एक ही उस पेंटिंग को 12 दिन में करता है, B जो है उसी पेंटिंग सेम पेंटिंग को 8 दिनों में एंड C 10 दिनों में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज इन विच पेंटिंग कैन बी पेंटेड बाय ए इफ ही इज अकम्पनीड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज में बी और सी उसको हेल्प करने आएगा। तो बताइए, और ए स्टार्ट्स द वर्क। ए स्टार्ट पेंटिंग ऑन द फर्स्ट डे अलोन। पहले दिन ए जो है वो अकेले काम करेगा। अल्टरनेट डेज में बी और सी उसको हेल्प करते हुए आते रहेगा। तो एक्चुअल में करना क्या है या फिर किस तरीके का सवाल है मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले तो एक काम करते हैं, टोटल वर्क पता करते हैं। तो 12, 8 एंड 10 इसका एलसीएम अगर निकाले तो 120, 120। दिस इज लाइक 10, दिस इज 8 एंड 5 15 एंड दिस इज 12। इस तरीके से है। तो कहता क्या है कि पहले दिन ए आएगा, ए काम करेगा। दूसरे दिन ए तो आएगा ही आएगा, बी और सी उसको हेल्प करने के लिए भी आ जाएगा। फिर थर्ड डे ए अकेले काम करेगा। फिर क्या होगा, ए के साथ बी और सी वापस हेल्प करने आ जाएगा। तो इसी पैटर्न को चलता रहेगा। यही पैटर्न चलता रहेगा जब तक काम ख़त्म नहीं होता। फाइन, तो मुझे बताना है कि इस तरीके से कितने दिन में काम ख़त्म होगा। इस तरीके से काम जो है कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। इस तरीके से समझते हैं कि ए जब पहले दिन आएगा तो वो कितना काम करेगा। तो आपको पता है कि 10 यूनिट काम करेगा। फिर ए बी सी जब दूसरे दिन आएगा तो कितना काम होगा, तो तीनों मिला के कितना होगा, तो 10, 15 एंड 12 दैट इज़ 37 यूनिट यहाँ काम होगा। फिर ए आएगा, फिर ए बी सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए बी सी आएगा। इस तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है।
तो अगर मैं देखूँ तो टोटल काम है 120। तो देखते 2 दिन का मैंने ग्रुप बना लेता हूँ। पहला दिन ए अकेले काम किया था और दूसरे दिन ए बी सी। तो 2 दिन ये जो पैटर्न है यही पैटर्न चलेगा, राइट। तो 2 दिन में अगर मैं देखूँ तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है, तो 2 दिन में 47 यूनिट काम हो रहा है। काम कितना करना है, 120 यूनिट काम करना है। तो क्या मैं इसको डबल और 2 दिन ऐड कर दूँ इसमें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो डबल कितना होगा, तो 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए तो कितना काम हो जाएगा, तो दैट इज़ लाइक 80 एंड 14 94 यूनिट काम हो गया। फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा, तो 4 दिन काम हो गया, तो अब कौन आएगा, अब ए आएगा, राइट। अब ए आएगा तो ए कितना काम करेगा, 5 नंबर ऑफ डेज में, 5th नंबर ऑफ डेज में ए 10 यूनिट और ऐड कर देगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 10 है, ए 10 यूनिट काम करता है, तो 104 यूनिट काम हो गया। अब काम कितना बाकी है, तो आप देख रहे हैं कि 120 टोटल काम था, उसमें से 104 हो चुका है, तो 16 यूनिट काम बाकी है। तो नेक्स्ट डे जो होगा उसमें ए बी सी तीनों आएंगे, राइट, ए बी सी तीनों आएंगे। तो अगर नेक्स्ट डे को देखा जाए तो 16 यूनिट काम है और 37 टोटल काम होता है। तो मेरे को देखने में पता चल रहा है कि दिस इज़ लाइक 6 दिन पूरा नहीं लगेगा, 5 पॉइंट समथिंग डेज लगेगा। तो 5 पॉइंट समथिंग डेज लगेगा, तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है 5.4 डेज। फाइन, 5.4 डेज में टोटल काम हो जाएगा, दैट इज़ 120 यूनिट काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ों को कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का अच्छा सवाल था। मैं अगर इतने सवालों में देखूँ तो ये एक सवाल था और एक प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था, तो जो 2 सवाल थी जो कैलकुलेशन है, या फिर थोड़े जो 10th क्लास के बच्चे जो अप्लाई करेंगे ना, वो थोड़े से इस पर रुक सकते हैं। बाकी कोई भी सवाल अभी तक मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा हो या फिर ज़्यादा कुछ करना पड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 5 वोमेन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, ओके, वाइल 8 चिल्ड्रेन टेक्स 10 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। 5 वोमेन 8 दिन में करते हैं और 8 चिल्ड्रेन सेम काम को 10 दिन में करता है। तो मैं लिखता हूँ 5 वोमेन 8 डेज में और वही सेम काम को 8 चिल्ड्रेन 10 डेज में। फाइन, अब इसमें अगर कैंसिल आउट करूं, कैंसिल आउट करके देखूं तो यहाँ से 8 कट जाएगा और 5 से ये कटेगा 2, यानी कि 1 वोमेन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रेन। और वही अगर एफिशिएंसी की बात करी जाएगी तो W/C यानी कि वोमेन बाई चिल्ड्रेन इज़ 2/1, यानी कि वोमेन की एफिशिएंसी 2 होगी तो चिल्ड्रेन की एफिशिएंसी 1 होगी। सिंपल। तो मुझे पूछा क्या है कि हाउ मेनी डेज 2 वोमेन एंड 4 चिल्ड्रेन टेक टू कंप्लीट द वर्क। कितने दिन में 2 वोमेन 4 चिल्ड्रेन काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो W की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 1, इस तरीके से एक स्टेटमेंट को मैं यूज़ करूँगा। कोई भी एक स्टेटमेंट को, इसको यूज़ करो या फिर इसको यूज़ करो। तो मैं जानता हूँ कि मुझे पूछ रहा है कि 2 वोमेन एंड 4 चिल्ड्रेन ये मिलके कितने दिन में करेंगे काम को। ठीक है, तो मुझे पूछ रहा है कि 2 वोमेन प्लस 4 चिल्ड्रेन कितने दिन में काम को करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर इस तरीके से देखूं कि मुझे पता है कि 2 चिल्ड्रेन मतलब होता है 1 वोमेन, तो 4 चिल्ड्रेन मतलब कितने हो जाएंगे, 2 वोमेन, यानी कि 2 और 2 यहाँ पे 2 वोमेन लिख सकते हैं, यानी कि 4 वोमेन के बारे में पूछ रहे हैं। और हमें पता है कि 5 वोमेन 8 दिन में करते हैं, हमें पता है कि 5 वोमेन जो है वो 8 दिन में काम करते हैं, तो ये कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो W कैंसिल, 4 से इसको भी कैंसिल करता हूँ 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 10, M1 D1 M2 D2, आंसर इज 10, ऑप्शन सी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। फाइन, तो इस तरीके से ये सवाल हो गया यहाँ पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 60 ईजी था। इससे पहले वाला टाइम एंड वर्क जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, है ना, लेकिन ये ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि अ कार कवर्ड 240 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 240 किलोमीटर कवर करता है 5 घंटे में। If it travels with half of its usual speed, then how much more time will be taken to cover the same distance? How much more time? हमें कह रहा है कि 240 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसे 5 घंटे टाइम लगते हैं, 5 घंटे टाइम लगते हैं। कोई भी एक स्पीड है, उस स्पीड से।
तो कहता है कि अगर स्पीड को मैं हाफ कर दूं, अगर इफ़ इट ट्रैवल्स विथ हाफ ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अगर स्पीड को आधा कर दूं, स्पीड को कम कर दूं, आपको पता है कि अगर मैं स्पीड को कम करूंगा तो टाइम बढ़ेगा, राइट। अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्पीड को हाफ कर रहे हैं, तो स्पीड को डायरेक्टली हाफ कर रहे हैं तो टाइम डायरेक्टली डबल हो जाएगा। यानी कि मैं कह रहा कि 2 और सेम डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि आप देखोगे 240 किलोमीटर जाना है और स्पीड को हाफ कर देंगे तो टाइम डबल लगेगा। तो मेरे को डायरेक्ट पढ़ के या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो कि टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा, तो टाइम 5 घंटे एक्स्ट्रा लगा। तो हाउ मच मोर टाइम विल बी नीडेड, दैट विल बी लाइक 5 आवर्स मोर टाइम। तो ये सवाल का आंसर हो गया 5 आवर मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस स्कूटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग प्लेस राइडिंग अ बाइसाइकिल एट 16 किलोमीटर पर आवर, राइट। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 64 के स्पीड से वो जाता है और 16 के स्पीड से वो रिटर्न आता है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड, तो 2xy ये फॉर्मूला लगा दो सिंपल एवरेज स्पीड का, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये लगा देते हैं 2 × 64 × 16 डिवाइडेड बाई 64 + 16 इज 80, दिस इज लाइक 5 टाइम्स। तो 64 2 टाइम्स इज 128/5, 128/5 इज लाइक 25.6, 25.6 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस जर्नी, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कोन ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक कोन है, राइट, बर्थडे कैप जैसा एक कोन है और इसको मेल्ट करेंगे एंड मेड इनटू अ सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर बना देंगे, एक सिलेंडर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसमें से इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। इसकी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 15, इसकी हाइट 15, रेडियस इज 9। तो आपको पता है कि इसकी वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। और इसकी वॉल्यूम क्या होती है पाई r स्क्वायर h, इसकी वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड पाई r स्क्वायर h इसमें से कन्वर्ट करोगे तो मेरे को पता है कि रेडियस, हाँ, सिलेंडर की हाइट गिवन है 45 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट है 45 और कोन की रेडियस और कोन की हाइट अगर देखी जाए तो 9 और 15 यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दो, मतलब मैं यहाँ से इक्वेशन डायरेक्टली लिखता हूँ 1/3 पाई, r की वैल्यू यहाँ पे है 9, तो 9 × 9 और यहाँ की हाइट कितनी है, यहाँ की हाइट है 15 एंड दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई r मेरे को बताना क्या है, डायमीटर बताना है, तो r की वैल्यू हमें पता नहीं है r स्क्वायर और h की वैल्यू है 45, फाइन, h की वैल्यू है 45। देखो इसको मैंने पिघलाया, इसको पिघला कर ये कर दूँ तो जितना इसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ये भी होगा, इसीलिए इन दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वल कर दिया, इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे देखो कि पाई पाई कैंसिल हो गया, फाइन, और 3 से इसको काट दो 3 टाइम्स, तो 15 × 3 इज 45 कैंसिल हो गया। r स्क्वायर का 9 बचा, r स्क्वायर 9 बचा है तो r कितना आया 3, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 6, क्योंकि मुझे डायमीटर पूछा हुआ था, तो डायमीटर हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन सी हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओह, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन, diameter of a right circular cylinder is 14 centimeter and the height is 2. राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस तरीके का सिलेंडर है, राइट। तो सिलेंडर में क्या कहता है कि उसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, उसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है और उसकी जो रेडियस है वो 14 है, रेडियस जो है 14 है। तो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों का सम बताना है,
अब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया जो जैसे सिलेंडर है, जैसे ये पेन है, तो इसके ये सारे साइड को बोलेंगे, इस सारे साइड को बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसको बोलेंगे, तो ये पूरा जो है ना, ऊपर टॉप का, बॉटम का और ये कर्व वाला वो सब, तो टोटल। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 2πr/h। और वही टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2πr r+h ये होता है। तो ये हमें ऐड करना है, ये हमें ऐड करना है। फाइन। तो इसमें से अगर मुझे पता है कि r की वैल्यू 14 है और h की वैल्यू 2 है, तो इसमें से क्या कॉमन जाएगा, यहाँ से कॉमन जाएगा 2πr, बचा क्या, h + r+h, ये बच गया। तो मुझे पता है कि h की वैल्यू 2, r की वैल्यू 14, ये आपको सॉल्व करना है ना। तो h की वैल्यू 2 मतलब दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 14, यानी कि 16 to 18। और यहाँ पे अगर बात करी जाए, यहाँ पे बात करें 2 × π और r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू है 14। ये आपको सॉल्व करना है। फाइन, ये सॉल्व करना है आपको। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाइक 22 × 2 इज़ 44, 44 × 2 इज़ 88, 88 × 18। तो 18 × 8 टाइम्स इज़ लाइक 80, 140, 144 कैरी 14, 144 + 14, हमने मल्टीप्लिकेशन सही करी। 88 × कर लेते वापस से 88 × 14। तो हम करते 8 टाइम्स इज़ 4, 4 मेरे को यूनिट में दिख रहा है क्योंकि 8 × 8 64 होता है, राइट। दिस इज़ लाइक 64, 4 6 कैरी 9 8 72 + 6 इज़ 72 + 6 इज़ 78 एंड कैरी 7। तो 484 हमें दिख रहा है यहाँ पे, 484 ऑप्शन सी हमें दिख रहा है। तो दिस इज़ आर टोटल सरफेस, सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरे स्लाइड को सॉल्व कर लिया। ये शिफ्ट 1 था, ये शिफ्ट 1 को हमने सॉल्व किया और समझा के कोशिश की है। और वैसे ये पहला वीडियो है, धीरे धीरे जो भी वीडियो आएगी और भी स्मूथ कैलकुलेशन होगा, स्मूथ समझाना होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आई हो, अच्छी लगी हो। तो फिर मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर। और सारे शिफ्ट को आप ज़रूर देखें ताकि आपका जो पेपर हो वो अच्छा हो। तो हमारी कोशिश भी यही है, जीडी का पेपर है, जितने शिफ्ट हुए थे सारे शिफ्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। 72 शिफ्ट हुए थे टोटल, ये पहला शिफ्ट है। ठीक है, हर शिफ्ट में 20-20 सवाल है, तो लगभग 1440 सवाल होंगे टोटल, 72 × 20, राइट। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। चैनल को आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।